नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार के विधायक 5 बार के विधायक नितिन नवीन, जो अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष थे, आज पूरी तरह से भाजपा के अध्यक्ष चुन लिए गए। चुनाव नतीजे की घोषणा हुई। कल उन्होंने नॉमिनेशन किया था, अकेले नॉमिनेशन किया था, इसलिए निर्विरोध चुने गए। उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ उसमें प्रधानमंत्री जो बात बोले, उन्होंने जो बात कही ये केवल भारतीय जनता पार्टी में कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, अब वो मेरे बॉस हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये बात बोलें भी? आचरण की बात छोड़ दीजिए, बोलने के लिए भी कह रहा हूँ। बाकी पार्टियों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ तो ये भी व्यवस्था नहीं है कि परिवार का जो मुखिया है उसके अलावा कोई नेता हो पार्टी का, तो वहाँ इसकी भी संभावना नहीं है। लेकिन नितिन नवीन का चुना जाना, अध्यक्ष बनना, ये एक और भाजपा अध्यक्ष का आना नहीं है। भाजपा के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। आज मंच पर ही इससे पहले के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनसे पहले के अध्यक्ष अमित शाह थे, उनसे पहले के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे। ये जो है पूर्व अध्यक्ष एक मंच पर नए अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खड़े हों, ये दृश्य आपको किसी और पार्टी में नहीं दिखेगा। लेकिन बात इतनी नहीं है कि एक नया अध्यक्ष चुन लिया गया, कम उम्र का चुना गया, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, इन बातों का महत्व है। लेकिन इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ खड़ी है, जिस स्थान पर है, उससे आगे जाने का रास्ता क्या? मेरा मानना है कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अश्वमेध यज्ञ का अपना घोड़ा छोड़ा है। अब भाजपा को पूरी तरह से सार्वदेशिक पार्टी बनना है। आगे के रास्ते में जो बाधाएं हैं, वो मेरा मानना है कि 3-4 राज्य बचे हैं। एक पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होना है, उसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव होना है। तो दक्षिण में और पूरब की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल, ये जो 3 राज्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ है, और मैं मानता हूं कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के साथ ही ये शुरू हुआ है। इस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा क्या कोई रोक पाता है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी, कितना आगे पहुँचेगी? नितिन नवीन, मेरा मानना है कि अगले 4 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही किसी नए अध्यक्ष के बारे में बात होगी। तो नितिन नवीन पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। जिम्मेदारी इसलिए है कि देखिए, आप एवरेस्ट पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी आज एवरेस्ट पर है, शिखर पर है। अब उस शिखर पर टिके रहने के लिए जो ताकत चाहिए, वो जहां पार्टी का जनाधार कम है, कमज़ोर है, या पार्टी सत्ता में नहीं है, वहां पार्टी को सत्ता में लाने का लक्ष्य है। क्या नितिन नवीन के कार्यकाल में ये संभव हो पाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती मेरी नज़र में नितिन नवीन के सामने है। उनके साथ प्लस पॉइंट क्या है, उनका फ़ायदा क्या है? हैंड होल्डिंग के लिए इतने बड़े बड़े लोग हैं जो नितिन नवीन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, जो नितिन नवीन में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य देखते हैं, वो अपना भविष्य देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिन पूर्व अध्यक्षों की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर लीजिए, इन सब की नज़र में इस समय एक ही लक्ष्य है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, पार्टी कहाँ तक आगे जाएगी। दूसरी बात, कई बार जो है, जो कालखंड होता है, समय जो होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप किस कालखंड में आपको जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व मिलता है। नितिन नवीन को जो उत्तरदायित्व मिला है, वो भारत के अमृत काल के दौरान मिला है, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर पार्टी चल रही है। इस कालखंड में उनकी जो भूमिका होगी पार्टी को आगे बढ़ाने में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उनके सामने जो है, फेल होने का विकल्प नहीं है। उनके सामने विकल्प 2 ही है। सफल होना है एक विकल्प, कितना सफल होना है ये दूसरा।
तो उनको अपनी प्रगति के, पार्टी की प्रगति के नए मानक तय करने हैं। जो मानक हैं उन पर वो संतोष करके बैठ नहीं सकते कि यहाँ तक पार्टी पहुँच गई है, अब मैं अध्यक्ष बना हूँ, अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसी को बचा कर रखने की ज़रूरत है। जो है उससे बचा कर रखने की ज़रूरत तो है ही, उससे आगे बढ़ाने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बचेगा वो तभी जब उसे आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। उदाहरण सामने है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी सार्वदेशिक पार्टी बन गई, आज़ादी के आंदोलन का उसको फ़ायदा मिला और उसके बाद उसको लगा अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सदा सर्वदा के लिए हैं सत्ता में। आज प्रधानमंत्री ने एक और नई बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा एक पार्टी विद द डिफरेंस तो थी ही, अब पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी बन गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क उन्होंने किया, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता की स्वाभाविक पार्टी माना जाता था, कांग्रेस पार्टी उस पद से उतर चुकी है, लोगों की नज़र से, मतदाता की नज़र से और अपने कार्यकर्ताओं की नज़र से, अपने नेताओं की नज़र से। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई ये नहीं कहेगा कि ये सत्ता की स्वाभाविक पार्टी है, लेकिन ये किसी पार्टी के साथ हो सकता है, सत्ता से उतर सकती है, बाहर जा सकती है, चुनाव हार सकती है। कांग्रेस के साथ जो हुआ है, सबसे बुरा मेरा मानना है जो हुआ है, वो ये कि वो सत्ता से हटने के बाद संघर्ष की स्वाभाविक पार्टी नहीं बन पाई है। संघर्ष कांग्रेस का इतिहास बताता है, अगर आप पिछले 78 साल का, 79 साल का इतिहास देखें तो कांग्रेस ने कभी संघर्ष किया नहीं है। संघर्ष करने वालों का दमन करने का रिकॉर्ड आपको मिलेगा कांग्रेस पार्टी का। जब भी कोई आंदोलन देश में हुआ, जब भी परिवर्तन की कोशिश हुई, उसका दमन करने में पूरी ताकत, सत्ता की पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने लगाई। लेकिन संघर्ष कैसे किया जाता है ये आप देख रहे हैं, कम से कम 11.5 साल देख लीजिए और उससे पहले का भी देख लीजिए इतिहास। मैं तो कह रहा हूँ 79 साल का, 79 ईयर्स का देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने की क्षमता ही नहीं रखती। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने की संभावना नहीं है, तो इसके कारण कोई भी पार्टी सत्ता में आती है संघर्ष से। जब वो विपक्ष में होती है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा जो है निष्ठा से काम करना पड़ता है, विचारधारा को और मांझना पड़ता है, नीति और नेतृत्व दोनों को कसौटी पर कसना होता है, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जीत का जश्न सिर्फ नहीं मनाती है, वो हार की समीक्षा भी करती है, जीत की भी समीक्षा करती है, हार की भी समीक्षा करती है। उन्होंने 2002 का उदाहरण दिया, गुजरात का। गुजरात में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित हो गई। और नरेंद्र मोदी उस समय बैठक ले रहे थे पार्टी की कि जिन चुनाव क्षेत्रों में, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी हार गई, वो क्यों हारी। आप बताइए, दुनिया में और ऐसी कौन सी पार्टी है जो जीत के दिन इस बात की समीक्षा करे कि जहां हम हारे वहां क्यों हारे। कांग्रेस पार्टी में आपने आज तक ऐसी कोई समीक्षा बैठक होते हुए देखी है कि जहां हारे वहां क्यों हारे। जीत गए तो राहुल जी और गांधी परिवार, हार गए तो दूसरे नेता और कार्यकर्ता, और उससे भी आगे बढ़े। अब तो कांग्रेस उससे भी आगे बढ़ गई है कि हमारी हार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, ईवीएम मशीन जिम्मेदार है, मतदाता सूची जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सारी संवैधानिक संस्थाएं जिम्मेदार हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है। इस रवैये से, इस नीति से तो कांग्रेस पार्टी कभी कैसे उठ पाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी और उसके नए अध्यक्ष के सामने चुनौती है, मैं कहता हूं खास तौर से इन 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। हालांकि उनके पास समय नहीं है, अप्रैल में चुनाव होने हैं इन तीनों राज्यों में, तो ऐसा नहीं है कि वो अप्रैल आते आते कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे। लेकिन वो किस तरह से रणनीति बनाते हैं चुनाव की, पार्टी कितनी निष्ठा से और कितनी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव में उतरती है, किस लक्ष्य के साथ उतरती है, इससे तय होगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की संगठन की क्षमता, संगठन के नेतृत्व की क्षमता और उसकी विचारधारा की क्षमता और जनता से संवाद की क्षमता,
जो प्रधानमंत्री ने बात कही, लगातार भारत के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। इस विश्वास में कमी ना आए, इसमें वृद्धि कैसे हो, ये लक्ष्य है, होना चाहिए नए अध्यक्ष का। नितिन नवीन के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उनके सामने हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ है, जिसको कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। वो कहाँ तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना करना आज मुश्किल है। अब ये उन पर है कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और उनके लिए सौभाग्य की बात यह है कि बहुत अनुभवी और अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके लोग आज उनके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जब 2013 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे और फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, तो उनकी हैंड होल्डिंग के लिए कोई नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति से एक तरह से संन्यास ही ले चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी उनके खिलाफ खड़े थे। पार्टी में और लोग भी थे जो उनका विरोध कर रहे थे। संघ में भी उनके नेतृत्व को लेकर मतैक्य नहीं था। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने सरकार का नेतृत्व संभाला। पहली बार बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन नरेंद्र मोदी संघर्षों से आगे बढ़े थे, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े थे, इसलिए आज देखिए वो कहाँ पहुँचे हैं। नितिन नवीन के सामने ये उदाहरण है कि चुनौतियाँ आपका रास्ता नहीं रोकती हैं, आपके संघर्ष की क्षमता तय करती है कि आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे कि नहीं, चुनौतियाँ आपके लिए बाधा बनेंगी या अवसर बनेंगी। तो नितिन नवीन को ये तय करना है कि इन चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलें। और उनको पता है कि पार्टी का जो नेतृत्व है, आज का है और इससे पहले का जो नेतृत्व था, वो पार्टी को ऐसे स्थान पर ले आया है जहाँ से उसके बढ़ने की अब संभावना बहुत ज़्यादा बची हुई है। ऐसा नहीं कि पार्टी यहाँ पहुँच गई है जहाँ इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा संभावना है। और प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि इसी साल जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो जाएंगे और इसी साल अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 46 साल हो जाएंगे। तो ये जो यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव तो ज़रूर आते रहे हैं, लेकिन जब भी उतार आया उससे पार्टी निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई। पार्टी ने जो उसका वैचारिक अधिष्ठान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे नाता नहीं तोड़ा, उससे मुंह नहीं मोड़ा। तो नितिन नवीन के लिए फिर कह रहा हूं कि अच्छी बात यह है कि उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए इतने नेता मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अभी राजनीति में सक्रिय हैं, प्रभावी हैं। और इनमें से फिर कह रहा हूँ, कोई नितिन नवीन का प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई नितिन नवीन को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता, कोई उनको इस रूप में नहीं देखता कि यह हमारी जगह ले लेंगे या हमारे लिए बाधा बनेंगे। सब चाहेंगे कि नितिन नवीन सफल हो। वो कहते हैं कि जब सफलता मिलनी होती है तो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है। कायनात साथ होगी कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ है। अटल जी, आडवाणी जी जब अध्यक्ष बने उस समय को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, किसी को ऐसा सुअवसर नहीं मिला, किसी को ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिला, किसी का रास्ता इतना आसान नहीं था। लेकिन जब रास्ता आसान दिखता है तो चुनौती सबसे ज़्यादा होती है, मुश्किलें सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो आसान दिखता है वो आसानी से मिलता नहीं है। उसको हासिल करने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और नितिन नवीन का जो काम काज का तरीका है, जो उनकी कार्य संस्कृति है, 45 साल की उम्र में वो 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे नेता नहीं हैं जिनको ना मालूम हो कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, लड़ाया कैसे जाता है, चुनाव जीता कैसे जाता है। तो जनसंपर्क, जनता से संपर्क उनका लंबे समय से बना हुआ। उम्र कम है, अनुभव कम नहीं है। 45 साल में 5 बार विधायक बनने वाले देश में कितने नेता होंगे, सभी पार्टियों को जोड़कर कह रहा हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि नितिन नवीन के पास पूंजी क्या है। उनकी जो राजनीतिक पूंजी है वो उनकी अर्जित की हुई पूंजी और साथ में पार्टी की अर्जित की हुई पूंजी, पार्टी के बड़े नेताओं की अर्जित की हुई पूंजी, वो सब उनको विरासत में मिली है। अब उनको इसको आगे बढ़ाना है। अब सवाल ये है कि वो सामान्य ब्याज दर से बढ़ाएंगे
या चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ाएंगे। भाजपा को ज़रूरत है इस समय ऐसे अध्यक्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज दर की गति से पार्टी को आगे बढ़ाए। तो पार्टी की जो राजनीतिक पूंजी है, मेरा मानना है कि इसका निर्माण सबसे ज़्यादा, अगर पिछले 15 सालों की बात कर लें, 20 सालों की बात कर लें, तो नरेंद्र मोदी ने बनाई है। आज 11.5 और 12 साल होने जा रहे हैं, मई में 12 साल हो जाएंगे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए। आज भी अगर जनता में उनकी लोकप्रियता बरकरार है और बढ़ रही है, जनता का विश्वास बना हुआ है और बढ़ रहा है, तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, काजल का एक दाग लागे ही लागे रे। लेकिन 12 साल, और बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा 25 साल से करीब सत्ता के शीर्ष पर है, मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई दाग जो है, और राजनीति में दाग सबसे बड़ा होता है भ्रष्टाचार का दाग, कोई दाग उनके ऊपर लगा नहीं। उसका कारण क्या है? नितिन नवीन ने भी बोला, प्रधानमंत्री ने भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र। नितिन नवीन ने थोड़ा नयापन इसको दिया और इसको उलट कर बोला। उन्होंने कहा राष्ट्र सबसे पहले, दल उसके बाद और व्यक्ति सबसे नीचे। मतलब उनको विचारधारा को लेकर उनके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनकी आज की बातों से, हालांकि अभी जज करना उनको जो है बहुत जल्दबाजी होगी, उनकी आज की बातों से ये लगा कि उनको ये मालूम है कि उनसे क्या अपेक्षा है, पार्टी को कहाँ ले जाने की चुनौती है उनके सामने, और जो अवसर है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जो कालखंड है, ये तीनों उनके पक्ष में हैं। अब सब कुछ उनकी प्रतिभा, उनके परिश्रम और उनकी जो निष्ठा है विचारधारा के प्रति, संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उससे तय होगा कि आगे का सफ़र उनका कैसा होगा और कितना लंबा होगा। तो इस अंक पे इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।